सोचिए आप एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन आपकी 6 साल की बेटी कहती है मेरे नए दोस्त अलमारी के अंदर रहते हैं। आज हम बात करने वाले एक मोस्ट हॉन्टेड और दिमाग हिला देने वाली हॉरर मूवी की, पोल्टरगाइस्ट 2015। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है गिल कैनन ने। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें डैड एरिक होता है जो जॉबलेस होता है, मॉम एमी, एक बड़ी बेटी कैनरा, एक छोटा बेटा ग्रिफिन जो बहुत डरपोक होता है और एक 6 साल की छोटी बच्ची मैडिसन जिसे मैडी भी कहते हैं। ये फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होने जा रही होती है। वो घर इनके बजट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए फैमिली बिना सोचे समझे उसमें शिफ्ट हो जाती है। सब लोग अपना अपना रूम और घर देख रहे होते हैं। ग्रिफिन और कैनरा को घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मेडिसन को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो आपको आगे पता चलेगा। ग्रिफिन जब मेडिसन के रूम में जाता है तो देखता है मेडिसन अलमारी के पास खड़ी होकर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब ग्रिफिन उससे पूछता है, मेडिसन कहती है उसके नए फ्रेंड्स हैं। ग्रिफिन जो पहले से ही हर चीज से डरा होता है, उसे ये बात और भी ज्यादा डरा देती है। अब घर कम बजट में मिला होता है, इसलिए एरिक और एमी यहीं रहने का डिसीजन ले लेते हैं और सारा सामान घर में शिफ्ट हो जाता है। फिर एक सीन में एरिक और ग्रिफिन बाहर बेसबॉल खेल रहे होते हैं। बॉल जाकर घर के पास खड़े एक पुराने पेड़ पर अटक जाती है। ग्रिफिन मेडिसन से पूछता है बॉल कहाँ है। मेडिसन पेड़ की तरफ इशारा करती है। जैसे ग्रिफिन पेड़ की तरफ देखता है, डर के मारे वो अपनी मॉम एमी के पास जाता है तो एमी कहती है पेड़ पुराना है इसलिए शायद चर चर की आवाज होगी। फिर हमें मेडिसन दिखाई जाती है जो जमीन के अंदर एक स्टिक डालती है, लेकिन स्टिक बार बार अपने आप ऊपर आ जाती है। एक और अजीब बात ये होती है कि स्टेयर से उतरते वक्त गोल शेप के पिलर को टच करने पे करंट लगता है। ग्रिफिन फिर से मेडिसन के रूम में जाता है और देखता है कि वो किसी के साथ खेल रही होती है। ग्रिफिन कुछ बोले उससे पहले ही मेडिसन कहती है आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊं। वो दिखाती है कि जैसे ही वो अलमारी के डोर को पकड़ती है उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। ग्रिफिन डर डर के ये ट्राई करता है, उसके साथ भी वही होता है। अब ग्रिफिन को ये मैजिक पसंद आने लगता है। फिर एमी को दिखाया जाता है जो कपड़े धो रही होती है। उसकी इयररिंग वॉशिंग मशीन के पीछे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो मशीन के नीचे से बहुत सारा कचरा बाहर आ जाता है। एमी को लगता है कि शायद पानी लीकेज का प्रॉब्लम है। वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब एमी बच्चों को सुलाने जाती है तो ग्रिफिन कहता है कि अलमारी के अंदर मैग्नेट है, लेकिन मेडिसन बोलते है कि मैग्नेट नहीं बल्कि उसके दोस्त है। एमी पूछती है कौन से दोस्त, तो मेडिसन बताती है कि वो भटके हुए हैं, यहीं रहते हैं, उन्हें ये जगह पसंद नहीं और वो अपने घर जाना चाहते हैं। एमी कहती है कि ये तुम्हारा वहम है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ग्रिफिन ये सब सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। एमी ग्रिफिन को सुलाकर चली जाती है, लेकिन ग्रिफिन अभी भी जाग रहा होता है। उसके रूम के ड्रॉर से आवाज आती है। जैसे ही वो एक लाल बॉल खींचता है बहुत सारे जोकर टॉयज गिरने लगते हैं, जैसे किसी ने उनको इकट्ठा करके रखा हो। ग्रिफिन जोर से चीखता है। एरिक गुस्से में आता है और ड्रॉर खोलता है। तब अचानक से अंदर से एक गिलहरी निकल आती है। दोनों डर जाते हैं। रात के टाइम घर की सारी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है, जैसे कोई एनर्जी घर में एंटर कर रही हो। ग्रिफिन जो एरिक और एमी के साथ सो रहा होता है उठकर नीचे जाता है और देखता है कि मेडिसन टीवी के पास खड़ी किसी से बात कर रही होती है। ग्रिफिन पूछता है तुम क्या कर रही हो, तो मेडिसन टीवी पर हाथ रखकर कहती है कि वो लोग आ रहे हैं। अचानक टीवी से बहुत सारे हाथ उभरने लगते हैं और घर के सारे लोग उठ जाते हैं। फिर सुबह होती है। एरिक और सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैडी कहती है डैड मुझे पिज्जा खाना है। कैंड्रा कहती है मुझे नया फोन चाहिए। एरिक और एमी कहते हैं अभी नहीं मिलेगा। फिर एमी कहती है अगर चाहिए तो खुद कमा कर ले लो। कैंड्रा गुस्से में जवाब देती है खुद तो कमाती नहीं, मुझे बोल रही हो। फिर मैडी और एमी बाहर फ्लोर लगा रहे होते हैं। एमी पूछती है मैडी कल तुम रात को किससे बात कर रही थी। मैडी कहती है वो मेरे दोस्त है। एमी कहती है अच्छा वो झूठ मूठ के दोस्त है। फिर मैडी कहती है नहीं मम्मी वो झूठ मूठ के नहीं है। ग्रिफिन भी साइड में खुदाई कर रहा होता है। तभी उसे जमीन के नीचे से एक खड्डी मिलती है। तभी एमी और एरिक उसे फेंकने को कहते हैं। फिर दूसरी तरफ एरिक जो बाहर गया होता है सामान लाने को, जहाँ एरिक अपना एक एक करके क्रेडिट कार्ड निकाल रहा था, लेकिन किसी में पैसे नहीं थे। फिर लास्ट वाले में पैसे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि फैमिली की मनी प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसा नहीं है। एरिक को वैसे भी कोई जॉब नहीं मिल रही होती। देन सीन शिफ्ट होता है ग्रिफिन पर। ग्रिफिन जब अपनी बुक्स रख रहा होता है उसके पास एक बॉल आती है। उसे लगता है मैडी है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो मैडी के कमरे में जाता है, बॉल वहाँ रखता है। तभी बॉल अलमारी के पास चली जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है बुक्स का टावर बनकर अचानक से बिखर जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब रात को एरिक गिफ्ट्स ले आता है, पिज्जा, फोन, गेम्स। एमी गुस्सा होती है। इसी बीच ग्रिफिन सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एमी गुस्से में ग्रिफिन पर चिल्लाती है और कहती है कि मेडिसन इतना परेशान नहीं करती जितना वो करता है, और इस बात से ग्रिफिन गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रात का सीन आता है जहाँ एरिक और एमी पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं और घर पर कैंड्रा, मेडिसन और ग्रिफिन रह जाते हैं। जब कैंड्रा मेडिसन को सुला रही होती है तब ग्रिफिन कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही और उसे लग रहा है कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके चेहरे पर पहले से ही डर साफ दिख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है एरिक और एमी पर, जहाँ सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और बातें हो रही होती है। वहीं पर उनमें से एक औरत कहती है कि जब वो लोग बिलो पॉइंट में शिफ्ट हुए थे तब भी ऐसा ही हाल था। तब एक ओल्ड मैन कहता है कि जब लोगों ने वहाँ बसना शुरू किया था तो उसके भाई ने भी वहाँ घर लिया था। उसकी वाइफ तुरंत कहती है कि वो लोग वहाँ कभी गए ही नहीं क्योंकि वो जगह एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी हुई थी। ये सुनकर एमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एमी पूछती है कि इसका क्या मतलब है। फिर वो सभी बताते हैं कि जब बिलो पॉइंट बसा था उससे पहले वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, बाद में उन कब्रों को हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उन लाशों को सिर्फ वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही दफनाया गया था। ये बात घर के एजेंट ने एमी और एरिक को नहीं बताई होती। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है कैंद्रा पर, जो अपने रूम में फोन चला रही होती है। अचानक उसके फोन में नेटवर्क ऑन ऑफ होने लगता है और फोन से अजीब सी आवाजें आने लगती है। इधर ग्रिफिन अभी तक नहीं सोया हुआ था। वो खिड़की की तरफ देख रहा होता है जहाँ बाहर पेड़ तेज तेज हिल रहे होते हैं। अचानक पेड़ की एक टहनी जोर से विंडो पर धक्का मारती है, जिससे ग्रिफिन डर के मारे कंबल के अंदर छुप जाता है। उधर कैंद्रा स्टोर रूम में जाती है जहाँ वो फ्लोर की लकड़ी को हटाने लगती है और जमीन के नीचे से बहुत सारा कचरा निकलने लगता है। जब कैंद्रा पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चीख पड़ती है। तभी जमीन के नीचे एक हाथ बाहर आता है, उसके पैर पकड़कर कैंद्रा को खींचने लगता है। इधर ग्रिफिन भी टॉर्च पकड़कर डरा हुआ होता है और उसके रूम में पड़ा हुआ जोकर टॉय अचानक से उस पर हमला कर देता है। ग्रिफिन हिम्मत करके उस जोकर को तोड़ देता है। रूम बंद करके वहाँ से भागकर मेडिसन के रूम में आ जाता है। वहाँ देखता है कि खिड़की के बाहर पेड़ की टहनी उन्हें जैसे ढूंढ रही हो और अलमारी से आवाजें आ रही होती हैं जैसे वो खुलने वाली हो। मेडिसन कहती है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन ग्रिफिन उसे कहता है कि अलमारी से दूर रहना। फिर ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है दीदी दीदी चिल्लाते हुए। ग्रिफिन नीचे की तरफ भागता है। जैसे ही वो स्टेयर्स के पास पहुँचता है वो अचानक से रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तभी पेड़ की टहनी आती है और ग्रिफिन को बाहर पकड़कर ले जाती है। उधर मेडिसन को दिखाया जाता है जो अलमारी की तरफ ही देख रही होती है, जो अब खुल चुकी होती है। अलमारी के अंदर से रोशनी आ रही होती है। फिर मेडिसन का एक टॉय अपने आप मूव होकर अलमारी के अंदर चला जाता है। मेडिसन उस टॉय को लेने जाती है। टॉय अंदर ही अंदर आगे बढ़ता रहता है और मेडिसन उसका पीछा करती रहती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो अलमारी के अंदर बहुत दूर आ चुकी है। तभी पीछे से बहुत सारे हाथ मेडिसन को खींच लेते हैं और अलमारी जोर से बंद हो जाती है। जब एरिक और एमी कार लेकर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ग्रिफिन को पेड़ ने पकड़ा हुआ होता है। वो दोनों से बचाने की कोशिश करते हैं। कैंद्रा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और मेडिसन कहीं नहीं होती। सब लोग मेडिसन को ढूंढने में लग जाते हैं। तब ग्रिफिन को टीवी से आवाज सुनाई देती है और ये आवाज मेडिसन की होती है। ग्रिफिन चिल्लाकर सबको बुलाता है और एमी को टीवी पर हाथ रखने को बोलता है। टीवी के अंदर से मेडिसन का हाथ बाहर आता है। एमी कहती है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन एरिक मना कर देता है क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि मेडिसन असल में है कहाँ। इसके बाद एमी ग्रिफिन को लेकर डॉक्टर ब्रूके पॉल के पास जाती है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के इन्वेस्टिगेशन करती होती है। एमी उसे सारी बातें बताती है कि कैसे उसने टीवी के जरिए मेडिसन से बात की, जो नॉर्मली यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ब्रूके पॉवेल कहती है कि वो इस पर यकीन करती है। ब्रूके पॉल अपनी टीम के साथ एमी के घर आती है और अलमारी को चेक करती है। टीम का एक लड़का बॉयड कहता है कि अलमारी एक मैजिक गेटवे की तरह काम करती है। ब्रूके पॉवेल बताती है कि ये काम किसी मामूली भूत प्रेत का नहीं बल्कि पोल्टरगाइस्ट आत्माओं का हो सकता है, जो ज्यादा शोर नहीं मचाती, चीजों को इधर उधर करती है, अचानक आती है और अचानक गायब हो जाती है। इसी दौरान एरिक किचन में बियर पीने जाता है। उसे कुछ अजीब लगता है और वो बियर थूक देता है। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है, साथ ही कुछ घिनौने कीड़े भी निकलते हैं और उसका चेहरा अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा और डरावना हो जाता है। ब्रूके पॉवेल की टीम घर में इंस्ट्रूमेंट्स लगाती है ताकि अगर मेडिसन कांटेक्ट करे तो उसे पता चल सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉयड अलमारी के पास वायर्स लगाने जाता है, पर जैसे अलमारी के अंदर वॉल को ठोकता है और ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करने लगता है, अचानक ड्रिल मशीन अंदर की तरफ खींच ली जाती है और बॉयड अपना हाथ अंदर डालकर ड्रिल मशीन निकालने लगता है, लेकिन उसका हाथ भी कोई जोर से खींचने लगता है, जैसे बहुत सी आत्माओं ने उसे पकड़ रखा हो। बॉयड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी उसकी जान चली जाएगी, लेकिन किसी तरह वो अपना हाथ निकाल लेता है। नीचे आकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। ब्रूके पॉवेल बताती है कि इस दुनिया के अलावा और भी दुनिया होती है। हम वास्तविक दुनिया में रहते हैं और जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में यानी आध्यात्मिक दुनिया में चली जाती है, जो एक ही समय यहाँ भी होती है और नहीं भी। मेडिसन भी उसी दुनिया में फंसी होती है। ग्रिफिन कहता है कि किसी को वहाँ अंदर जाकर मेडिसन को लाना होगा। फिर सब लोग मेडिसन से बात करने की कोशिश करते हैं। एमी टीवी के पास जाकर कहती है, मेडिसन क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? और वो मेडिसन को आई मिस यू कहती है। तभी टीवी से मेडिसन की आवाज आती है और वो कहती है, मम्मी मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, यहाँ बहुत लोग हैं। फिर मेडिसन का शैडो दिखाई देता है जिसे आत्माएं खींच रही होती है और एरिक उस शैडो का पीछा करता है। जैसे ही वो मेडिसन के शैडो को पकड़ने जाता है, मेडिसन उस पर हमला करती है और वापस अलमारी के अंदर चली जाती है। फिर एरिक गुस्से में लकड़ी उठाकर अलमारी की वॉल तोड़ने लगता है और वॉल टूट जाती है। तभी लकड़ी अंदर की तरफ जाकर ऊपर से नीचे गिरती है। इससे एक ऐसा रास्ता खुल जाता है जहाँ आत्माएं मेडिसन को ले जाती हैं और दूसरी तरफ एक और रास्ता खुल जाता है जहाँ से मेडिसन को निकाला जा सकता है। ब्रूके पॉवेल कहती है कि
अब हमें कैरिगन बर्ग की मदद लेनी होगी। कैरिगन बर्ग वही होते हैं जिन्हें केंद्रा टीवी पर देखती है और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कैरिगन घर आता है, कीचड़ वाली जगह और अलमारी दोनों को देखता है और फिर बताता है कि उन आत्माओं ने 6 साल की मेडिसिन को इसलिए चुना है क्योंकि उसकी प्राण शक्ति बिल्कुल पवित्र है। वो ये भी कहता है कि ये जगह कब्रिस्तान पर बनी हुई है। ये सुनकर केंद्रा गुस्से में बोलती है कि डैड ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। एरिक कहता है कि उन लाशों को यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन कैरिगन कहता है शायद नहीं, शायद सिर्फ समाधि शिला हटाई गई थी और लाशें अभी भी घर के नीचे ही है। ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो गुस्से में है और पोल्ट्रीगाइस्ट बन चुकी है। वो मेडिसिन के जरिए रोशनी में जाना चाहती है ताकि उन्हें मुक्ति का रास्ता मिले। ग्रिफिन पूछता है कि अगर वो मेडिसिन को रोशनी में ले गई तो क्या होगा। तभी कैरिगन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेडिसिन कभी वापस नहीं आ पाएगी। अब सब लोग मेडिसिन को उस खुले हुए रास्ते के जरिए वापस लाने की प्लानिंग करते हैं। एमी बाथटब में पानी भरती है। सभी को एक एक ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाता है ताकि उनकी लोकेशन का पता चलता रहे। केंद्रा और ग्रिफिन कैरिगन के पैरों को देखते हैं जो इंजर्ड होता है। कैरिगन कहता है कि अब सिर्फ मेरे पैरों को ही देखते रहोगे या पूछोगे भी। फिर वो अपना पैर दिखाता है जो थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो बताता है कि ये निशान एक पिशाच ने दिया था जब एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पिशाच ने उन्हें काट लिया था। इसी बीच एमी मिस्टर बर्ग से पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं। बर्ग कहता है नहीं, क्योंकि उसकी बीवी कहती है कि ऐसे काम के साथ बच्चे नहीं पाले जा सकते। तब ब्रूके पोवेल रिप्लाई करती है बात सिर्फ बच्चों की नहीं थी। दोनों के बीच नोक झोंक होने लगती है जिससे पता चलता है कि बर्ग और पोवेल पहले हस्बैंड वाइफ थे लेकिन अब साथ नहीं रहते। अब मिस्टर बर्ग कहता है कि इस रस्सी को इस दुनिया से उस दुनिया तक भेजना होगा। ये रस्सी उनके जीवन का लिंक होगी। अगर रस्सी छूट गई तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। रस्सी अलमारी के अंदर फेंकी जाती है और दूसरी तरफ से वापस आ जाती है। फिर एक ड्रोन जिसमें कैमरा लगा होता है अलमारी के अंदर भेजा जाता है ताकि मेडिसिन को देखा जा सके और उस ड्रोन को ग्रिफिन कंट्रोल कर रहा होता है। तभी ड्रोन अंदर जाता है जहाँ हर तरफ अंधेरा होता है और बहुत सी आत्माएं होती हैं। फिर उन्हें मेडिसिन दिखाई देती है जो मम्मी मम्मी कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई खींच लेता है। अब मिस्टर बर्ग अलमारी के अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं। एमी कहती है कि मैं जाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ, मेडिसिन तुम्हें नहीं जानती, मैं जाऊंगी तो वो आ जाएगी। तब ग्रिफिन भागकर आता है और कहता है कि वो मेडिसिन को फिर से अकेला नहीं छोड़ सकता और इतना कहकर ग्रिफिन अलमारी की ओर भागता है। एमी रोने लगती है, एरिक उसे संभालता है। तब मिस्टर बर्ग बोलते हैं कि जाकर रस्सी को पकड़ लो और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। ग्रिफिन धीरे धीरे रस्सी के सहारे आगे बढ़ता है और मेडिसिन तक पहुंच जाता है। वो मेडिसिन को ढूंढता है, मेडिसिन उसे दिख जाती है। ग्रिफिन कहता है मेडिसिन हमें यहाँ से जाना होगा और मेडिसिन जवाब देती है कि नहीं, वो उसे वहाँ से जाने नहीं देंगे। इसी वक्त वो आत्माएं उनका पीछा करने लगती हैं। इधर एरिक और मिस्टर बर्ग रस्सी को मजबूती से पकड़े खड़े रहते हैं। ग्रिफिन मेडिसिन का हाथ पकड़ता है और भागते हुए दूसरी तरफ से नीचे गिर जाता है सीधे हॉल में। अब ग्रिफिन और मेडिसिन दोनों को उसी पानी से भरे टब में डाल दिया जाता है। दोनों को होश हो जाता है। पूरी फैमिली जल्दी जल्दी कार में बैठ जाती है वहाँ से निकलने के लिए। केंद्रा मिस्टर बर्ग से कहती है जैसे आप टीवी शो में कहते हो वैसा ही बोलो, क्योंकि केंद्रा उन्हें रिकॉर्ड कर रही होती है। मिस्टर बर्ग कहते हैं अब ये घर आजाद है। केंद्रा रिपीट करती है हाँ अब ये घर आजाद है। तभी कार के पीछे बैठी मेडिसिन कहती है अभी तक नहीं। एमी कहती है आजाद है बेटा, तुमने ही तो आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। लेकिन मेडिसिन कहती है कि वो अभी तक नहीं गए। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ चली जाऊं लेकिन मैं नहीं गई, इसलिए वो भी नहीं गए। इतना सुन के सब लोग डर जाते हैं। एरिक कार स्टार्ट करता है लेकिन कार पीछे जाती है और किसी चीज से टकरा जाती है। अचानक कार पलट जाती है और वो आत्माएं कार को अंदर की तरफ खींचने लगती हैं। ऊपर की छत गिर जाती है। आत्माएं मेडिसिन को खींचकर ले जाने लगती हैं, लेकिन एमी, एरिक और ग्रिफिन उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर बर्ग आत्माओं से कहते हैं कि अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो इस फैमिली को छोड़ दो। ये कहकर मिस्टर बर्ग घर के अंदर चले जाते हैं ताकि उन आत्माओं को मुक्ति दिला सके। मिस पोवेल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर बर्ग कहते हैं चिंता मत करो, मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अब फैमिली खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है। मेडिसिन टीवी के पास खड़ी होती है और टीवी से फिर से वही सारे हाथ निकलने लगते हैं। केंद्रा मेडिसिन को जोर से खींच लेती है और टीवी को तोड़ देती है। सब लोग बाहर निकल जाते हैं सिवाय एरिक के, क्योंकि उस तरफ की खिड़की बंद हो जाती है। तब एरिक पीछे मुड़कर कैरिगन को देखता है। एरिक पूछता है आप ये क्या कर रहे हो। कैरिगन कहते हैं मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और वो आत्माओं की तरफ बढ़ जाता है। एरिक दूसरी खिड़की से बाहर निकलता है। अब पूरी फैमिली जल्दी जल्दी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। पीछे सारी आत्माएं उजाले की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और आत्माएं आजाद हो जाती हैं। पुलिस भी तब तक वहाँ पहुंच चुकी होती है, लेकिन कैरिगन का कोई पता नहीं होता। मिस पोवेल बहुत परेशान होती है। थोड़ी देर बाद कैरिगन की लोकेशन भी ट्रैक होने लगती है और पता चलता है कि वो कहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी फैमिली पर जो दोबारा घर खरीद रही होती है। घर की एक एजेंट बताती है कि घर में 4 रूम्स है और एक बड़ी अलमारी है। एमी तुरंत कहती है कि अलमारी के बिना भी ठीक है। तब मेडिसिन कहती है पिछले घर की अलमारी ने उसे खा लिया था। एजेंट घर के बारे में बताती रहती है और कहती है ये पेड़ देखिए, ये यहाँ का सबसे पुराना पेड़ है। जैसे ही फैमिली कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगती है, एरिक कहता है भागो यहाँ से। बस दोस्तों ये थी पोल्टरगाइस्ट आत्माओं की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नाउ टेक केयर, टाटा, बाय बाय।